एटीसी इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज लेकर हाजिर हूँ पार्ट 2 यूपी मेट्रो का सॉल्व पेपर। आज पार्ट 2 में क्वेश्चन रहेंगे आपके 43 से 75। और दोस्तों पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 42 तक ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो दोस्तों इस पार्ट को देखने से पहले आप पार्ट 1 हमारा ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो प्रारंभ किया जाता है और आपसे अनुरोध है कि हमारा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, समय बहुत कीमती होता है और समय को साथ में लेकर के आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ दिया गया है पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पैरामीटर इज फाउंड इन एसी ट्रांसमिशन लाइन बट नॉट फाउंड इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन। ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो एसी ट्रांसमिशन या एसी संचरण या प्रत्यावर्ती धारा संचरण लाइन में तो प्राप्त होता है लेकिन डिस्ट धारा संचरण लाइन में प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका सर्ज, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है विच लाइन हैव पावर सप्लाई वोल्टेज हायर देन टू अदर। इनमें से जो दी गई हैं इनमें से कौन सी लाइन है जिसका पावर सप्लाई वोल्टता सबसे ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों यहाँ मैंने डिफाइन किया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ जो संचरण लाइन रहती है, ट्रांसमिशन लाइन रहती है, इसकी वोल्टेज सबसे ज़्यादा रहती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शक्ति प्रवर्धक या पावर एम्पलीफायर में के किस वर्ग में सबसे अधिक दक्षता होती है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। वर्ग सी या क्लास सी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है जो लगभग 78.5% ये होती है, 78.5% या इससे भी अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, वाट मीटर में बी क्लासिफाइड एज। तो वाट मीटर को किसके द्वारा निरूपित या किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये वाट मीटर जो होता है दोस्तों, यहाँ डिजिटल वाट मीटर मैंने दिखाया हुआ है। जो वाट मीटर होता है ये एक सूचक यंत्र है, इंडिकेटिंग डिवाइस है। जबकि केवीए किलोवाट घंटा मीटर जो होता है ये एक इंटीग्रेटिंग डिवाइस होती है। किलोवाट घंटा मीटर या इसको हम यूनिट मीटर भी कहते हैं। किलोवाट घंटा मीटर जो होता है ये इंटीग्रेटिंग या समाकलन प्रारूपी होता है। जबकि यहाँ वाट मीटर के बारे में पूछा है तो दोस्तों आपका ऑप्शन होगा बी, ये एक सूचक यंत्र होता है या उपयंत्र होता है, इंडिकेटिंग डिवाइस। यहाँ जो मैंने ये मीटर दिखाया हुआ है ये वाट मीटर ही है, यहाँ पर सूचित किया गया है, लेकिन ये डिजिटल वाट मीटर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए निम्न में से कौन सी अशुद्धियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों पी प्रकार की अर्धचालकों को बनाने के लिए नंबर 1 तो है यहाँ पर गैलियम, ठीक है। इसके लिए एक मैंने बहुत पहले एक ट्रिक बनाई थी, ये ट्रिक थी पति बोराई गए। इससे प्राप्त होता है, पी से होता है ये पी टाइप अर्धचालक। टी से मतलब हो गया इसमें सभी जो मिश्र धातु हैं या सभी जो अशुद्धियाँ मिलाई जाएंगी, अशुद्धि के रूप में जो धातु मिलाई जाएगी ये त्रिसंयोजी रहेगी या ट्राईवेलेंट रहेगी। जो अशुद्धि मिलाई जाएगी जो धातु, उसके अंतिम कक्षा में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक्सेप्टर धातु या ग्राही धातु कहलाती है। और इससे वो से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बोरान, ठीक है, ये हो जाएगा बोरान, ये हो जाएगा इंडियम, ये हो जाएगा गैलियम और ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर दोस्तों गैलियम दिया गया है, ठीक है, यहाँ गैलियम दिया गया है। तो गैलियम जो है वो गैलियम को और सिलिकॉन या जर्मेनियम में से कोई एक धातु को आपस में मिला करके, ठीक है, तो पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जा सकता है। जबकि ये तीनों जो धातुएं हैं अशुद्धि के रूप में ये एन टाइप के अर्धचालक को बनाने के लिए उपयोग में
लाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ नीचे देखते हैं जर्मेनियम। सबसे पहले डायमंड का देखते हैं। यहाँ डायमंड का दिया गया है, सिंबल सी होता है। डायमंड कार्बन का ही अप्रूपक होता है। और यहाँ बैंड गैप, जो बैंड गैप होता है, इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि इस प्रकार से ऊर्जा गैप होता है। तो यहाँ एनर्जी गैप Eg रहेगा। ठीक है, तो डायमंड या हीरा का जो रहता है वो एनर्जी गैप होता है आपका 5.5। एक प्रकार का ये कुचालक ही होता है। और सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है ये 1.1 होता है। जर्मेनियम का बैंड गैप आपने पाया होगा 0.7, लेकिन वास्तव रूप से इसका होता है 0.67। ठीक है, इसी प्रकार से गैलियम नाइट्राइड, इसका बैंड गैप जो होता है 3.4 होता है। गैलियम फास्फाइड, इसका होता है 2.26। गैलियम आर्सेनाइड, इसकी दोस्तों एलईडी बनाई जाती है। एलईडी लाइट जो घरेलू उपयोग में लाई जाती है, एलईडी लाइट गैलियम आर्सेनाइड की बनाई जाती है। इसका बैंड गैप जो होता है वो 1.43 होता है। ये एक प्रकार का अर्धचालक, ये सभी अर्धचालक हैं। सिलिकॉन नाइट्राइड, इसका बैंड गैप होता है 5। तो जिसका बैंड गैप 5 और मतलब 5 से 15, मतलब 5 से और 15 के बीच होता है, ऐसी मतलब पदार्थ जो होते हैं वो कुचालक पदार्थ के अंतर्गत रखे जाते हैं। लेड सल्फाइड का बैंड गैप होता है 0.37। ये भी एक प्रकार का अर्धचालक है। तो दोस्तों यहाँ जितने भी दिखाए गए हैं ये सभी के सभी अर्धचालक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, एक एसी प्रणाली में फेज कनेक्शन का क्रम क्या है? तो दोस्तों फेज कनेक्शन का सही क्रम होता है RYB। थ्री फेज की प्रणाली में फेज का सही अनुक्रम जो होता है RYB होता है। R से होता है लाल, Y से होता है येलो पीला, और फिर B से होता है ब्लू नीला। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। अगला क्वेश्चन है, इंसुलेटिंग ऑयल या रोधन तेल में मुख्य सामग्री या सामग्रियां निम्न में से कौन सी होती हैं? जो इंसुलेशन ऑयल होता है, ये ट्रांसफार्मर में जो भरा जाता है विद्युत रोधी तेल, इसमें क्या क्या मिश्रित होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसमें नेफ्था, आरोमेटिक और पैराफिन होता है। पैराफिन एक प्रकार की एक मोम भी होती है। तो पैराफिन, ये सभी तीनों पदार्थ जो होते हैं ये मिले हुए होते हैं ट्रांसफार्मर तेल में। और ट्रांसफार्मर का तेल जो होता है वो कुचालक होता है और ट्रांसफार्मर की कुंडलन को अच्छा शीतलन प्रदान करता है और साथ साथ में विद्युत रोधी भी बनाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक लैंप के प्रतिरोध की गणना करें यदि इसमें 10 वोल्ट की बैटरी के कारण 200 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने पहले से ही सॉल्व किया है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू R इक्वल टू होता है V/I ओम के नियम के अनुसार। और R बराबर यहाँ पर हो जाएगा V/I। तो वोल्टेज यहाँ पर दिया गया है 10 बटे करंट जो है वो हो जाएगा 200 मिली एम्पियर। और मिली को हम 10⁻³ लिख सकते हैं, और 10⁻³ जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 × 1000 बटे 200। 0 से 0 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 100। हम 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, 1 0 बची, तो 50 ओम आएगा। ऑप्शन आपका हुआ दूसरा सही। दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए मोटर रन एट रेटेड आर्मेचर वोल्टेज एंड रेटेड फील्ड करंट। तो निश्चित आर्मेचर वोल्टेज और निश्चित आर्मेचर धारा पर एक मोटर गतिशील है, तो इसमें इट इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पर आपको मतलब प्रदर्शित करना है या बताना है कि ये क्या पोजीशन होगी। तो बेस स्पीड ऑफ मोटर, तो मोटर की जो स्पीड होगी ये बेस स्पीड कहलाएगी। दोस्तों ये मैंने यहाँ पर रॉन्ग कर दिया है, तो बेस स्पीड मोटर यहाँ पर रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर इज मोर सुटेबल फॉर क्रेन टू डेवलप्ड हाई टार्क। जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर का स्टार्टिंग टार्क, मतलब ऐसी कौन सी डीसी मोटर है जिसका स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है और ये क्रेन को प्रचालित करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। दोस्तों याद रखेंगे, डीसी
डीसी सीरीज या डीसी श्रेणी मोटर जो होती है ये क्रेन को प्रचालित करने में सबसे अच्छी होती है। और क्रेन के साथ साथ में हॉइस्ट है, लिफ्ट है, इनको सभी को डीसी सीरीज मोटर के द्वारा प्रचालित किया जाता है। साथ साथ में ट्रामवे या ट्राम कार या फिर ट्रेन के इंजन को भी चलाने के लिए डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के प्रचालित नहीं किया जाता है, क्योंकि बिना लोड के प्रचालित करने से डीसी मोटर की कुंडली अत्यधिक धारा लेकर के स्वयं नष्ट हो जाती है, जल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर डीसी मोटर का मैंने आर्मेचर यहाँ दिखाया हुआ है। ये सिलिकॉन स्टील की क्रोड है, इसको हम बाइंडिंग कहते हैं। इसके ऊपर बाइंडिंग की गई है मोटे तार से। और ये पार्ट्स जो दिखाया गया है ये कम्यूटेटर है, इसको यांत्रिक दृष्टिकारी या मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहा जाता है। और ये कॉपर सेगमेंट का बना हुआ होता है। और ये उठा हुआ भाग जो यहाँ पर जो दिख रहा है दोस्तों, इसको राइजर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ब्रेजिंग किया गया है। इस वाइंडिंग के द्वारा जो वायर आते हैं, ये प्रत्येक कुंडली का एक एक वायर यहाँ पर जुड़ा हुआ है ब्रेजिंग के द्वारा। यह कठोर ताम्र की ये एक तरीके से कहेंगे सोल्डरिंग की जाती है, वही ब्रेजिंग होता है। कॉपर सेगमेंट के बीच बीच में यहाँ पर माइका भरा हुआ है, जो स्पेस दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये पार्ट्स जो है ये बॉल बेयरिंग है, जो कि मोटर के आर्मेचर को घूर्णन प्रदान करने में सहायता करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है दोस्तों। और ज्यावक्रीय तरंगों के लिए फॉर्म फैक्टर का मान KF का मान जो होता है वो 1.11 होता है। ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉर्म फैक्टर इफ़ IM = 10 एम्पियर। तो यहाँ दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इन चार में से केवल एक ही संख्या ऐसी है कि जो फॉर्म फैक्टर के रूप में प्रदर्शित की गई है 1.57, और ये फॉर्म फैक्टर है हाफ साइन वेव का। तो दोस्तों याद रखेंगे हाफ साइन वेव में फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.57 होता है, और फुल साइन वेव का 1.11 होता है। और ट्रेंगुलर का हम कह सकते हैं एक तरीके से त्रिभुजाकार तरंग का फॉर्म फैक्टर 1.15 होता है। रेक्टेंगुलर वेव या हम एक तरीके से कहेंगे जो होती है आयताकार तरंग। तो आयताकार तरंग इस प्रकार से रहेगी दोस्तों, इस प्रकार से रहेगी। आयताकार तरंग का फॉर्म फैक्टर जो होता है वो इकाई होता है या यूनिटी होता है। इसी प्रकार से स्क्वायर वेव या फिर हम कहेंगे वर्गाकार तरंग, तो वर्गाकार तरंग का भी फॉर्म फैक्टर जो होता है वो इकाई होता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर आयताकार और वर्गाकार तरंग का फॉर्म फैक्टर हमेशा इकाई ही होता है, जबकि हाफ साइन वेव का फॉर्म फैक्टर यहाँ सबसे ज़्यादा 1.57 होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ है किलोवाट घंटा मापी को एक समाकलन, ऊपर पहले ही या दूसरे क्वेश्चन में ऊपर दिया गया था, जैसे कि मैंने बताया था कि जो KWH मीटर जो होता है ये समाकलन प्रारूपी या इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है के रूप में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ डिजिटल मीटर मैंने दिखाया है KWH मापी, तो डिजिटल यहाँ पर लिखा हुआ है किलोवाट घंटा KWH लिखा है 0.3। ठीक है दोस्तों, तो ये डिजिटल मीटर है और यहाँ लिखा है समाकलन उपकरण है। तो ये एक KWH मीटर होता है, ये यूनिट को दर्शाता है या मापता है कि एक KWH बराबर एक यूनिट, या फिर 1 KWH इक्वल टू 1 BOT होता है। तो 1 BOT का मतलब है वोट ऑफ ट्रेड यूनिट या व्यापार मंडल की ऊर्जा की इकाई भी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ KWH मापी को एक समाकलन उपयंत्र भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकालीन स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर कौन सी पेटी रखी जानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने आंसर के लिए और समझने के लिए कि क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रहे, यहाँ देखो इस पर लिखा है फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड लिखा है, तो प्राथमिक चिकित्सा पेटी यहाँ पर रखी जाती है और इसमें प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित छोटी मोटी दवाइयाँ हमेशा रखी रहनी चाहिए। और इसमें मुख्य जो ट्यूब होता है ये बीटाडीन हमेशा ही रहना चाहिए और डिटॉल। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे इसमें बीटाडीन और डिटॉल हमेशा होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए और कॉटन बैंड होना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार पेटी सभी स्टेशनों पर आपातकाल स्थिति के लिए सदैव होनी चाहिए, जिसको फर्स्ट एड किट भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ AC सर्किट ब्रेकर DC सर्किट ब्रेकर की तुलना में हमेशा सस्ते होते हैं। ठीक है,
क्योंकि डीसी सर्किट ब्रेकर में दोनों वायर पर आपको सर्किट ब्रेकर स्थापित करना पड़ेगा, जबकि एसी सर्किट ब्रेकर में केवल एक से ही काम चल जाएगा। इसलिए जो डीसी सर्किट ब्रेकर होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं एसी और डीसी की अगर समान वोल्टता दी जाए तो डीसी की वोल्टता एसी की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि डीसी औसत में और एसी जो है आरएमएस में चलती है। अगर हम एसी सप्लाई का औसत ले लेंगे तो डीसी से ये कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ डीसी की जो सर्किट ब्रेकर होती है ये एसी की अपेक्षा महंगी होती है, या हम कह सकते हैं एसी सर्किट ब्रेकर जो होते हैं डीसी की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेमीकंडक्टर हैज स्पेस बैंड। जो सेमीकंडक्टर होते हैं, यहाँ लिखा है कैन ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड जो चालन बैंड होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे कि इसमें ठीक है एक अर्धचालक में जो चालन बैंड होते हैं ये हमेशा एम्प्टी या खाली होते हैं, जबकि बैलेंस बैंड हमेशा भरे हुए होते हैं। बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, ठीक है, तो बैलेंस बैंड से हमेशा कंडक्शन बैंड या चालन बैंड, नीचे वाले को हम ऊर्जा बैंड, ऊपर वाले को चालन बैंड कहेंगे। बैलेंस बैंड से चालन बैंड की ओर हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। और सेमीकंडक्टर का बैंड गैप जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी आपूर्ति में यदि लोड स्पेस हो तो धारा और वोल्टता एक ही फेज में रहेंगी। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ लोड जो होगा वो शुद्ध प्रतिरोधी या ओमीय लोड इसको कहेंगे। एक तरीके से इसका एक सर्किट बनेगा, जैसे यहाँ पर केवल रजिस्टिव मटेरियल और यहाँ पर ये सप्लाई रहेगी, तो केवल यहाँ पर केवल और केवल रजिस्टिव लोड ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो करंट और वोल्टेज रहेगी ये आपकी इन फेज की पोजीशन में दर्शाएगी। यहाँ पर इस चित्र में मैंने दर्शाया। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या प्रणाली में सत्य अवस्था या ट्रुथ स्टेट का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे तो बाइनरी संख्या प्रणाली में हमेशा ट्रू 1 को ट्रू या फिर हाई या टी के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि 0 को हमेशा फॉल्स, लो या एफ के द्वारा दर्शाया जाता है। तो लॉजिक 1 हो जाएगा यहाँ। ऑप्शन आपका डी राइट है, क्योंकि यहाँ पर ट्रुथ स्टेट पूछा है, ठीक है, सत्य अवस्था पूछा है। अगर असत्य अवस्था पूछता तो ऑप्शन आपका हो जाता बी सही। यहाँ डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सत्य अवस्था पूछा है, इसके लिए आपका हो जाएगा 1। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ x का मान ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 1 1 0 0 ब्रैकेट 2 इक्वल टू x 10। इसका मतलब है यहाँ पर ये दर्शा रहा है बाइनरी और इसका मतलब है ये दर्शा रहा है डेसिमल संख्या। तो इस बाइनरी संख्या से डेसिमल संख्या हमको ज्ञात करनी है। इसको कैसे ज्ञात करते हैं यहाँ पर मैंने पहले से दर्शाया, उसके बावजूद भी देख लीजिए। हम सबसे पहले लिखेंगे बाइनरी संख्या। बाइनरी संख्या को लिख लिए। अब दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ हम चलेंगे और यहाँ से पहला नंबर 1 लिखेंगे, इसका दुगना करेंगे 2, इसका दुगना करेंगे 4, इसका दुगना करेंगे 8। जहाँ 0 रहेगा उसको हम कैंसिल कर देंगे, जहाँ 1 रहेगा उनके नीचे की अंकों को हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो 8 4 12 आंसर हो गया आपका बी राइट। तो 1100 बाइनरी संख्या का डेसिमल संख्या निकलेगी आपकी 12। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परिपथ आरेख में शक्ति प्रवर्धक पावर एम्पलीफायर वर्ग के प्रकार की पहचान करें। तो यहाँ आपको ये बताना है कि ये एम्पलीफायर जो दिखाया गया है ये किस टाइप का एम्पलीफायर या किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बी सही, सी सही, वर्ग बी या क्लास बी टाइप का यहाँ पर एम्पलीफायर दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ पर कुछ दक्षताएँ मैंने लिखी हैं, इनको याद रखना, क्योंकि सभी पेपरों में ये इफिशियंसी हमेशा पूछी जाती है। क्लास ए, दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्लास ए एम्पलीफायर की इफ़िशियंसी जो है 35% होती है। क्लास बी एम्पलीफायर की इफ़िशियंसी जो दक्षता होती है ये 78% होती है, जबकि क्लास ए बी एम्पलीफायर की जो दक्षता होती है 50 से 78%, 78.5 या 78.5% के आसपास होती है। और क्लास सी एम्पलीफायर या प्रवर्धक की दक्षता जो है 78.5 से अधिक होती है। तो यहाँ ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस प्रवर्धक की दक्षता सबसे अधिक होती है। तो याद रखेंगे दोस्तों क्लास सी जो है प्रवर्धक होता है, एम्पलीफायर होता है, इसकी दक्षता सबसे ज़्यादा होती है।
एक और एम्पलीफायर होता है ट्रांसफार्मर कपल्ड, और ये सबसे महंगी युक्ति भी होती है। एम्पलीफायर में सबसे महंगा एम्पलीफायर यही होता है, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। इसकी इफ़िशियंसी दोस्तों होती है 50%। याद रखेंगे, इसकी इफ़िशियंसी अगर कहीं भी पूछी जाए तो 50% होती है, यहाँ पर मैंने नोट किया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार में वोल्टापात क्या होगा यदि सर्किट ब्रेकर 37 फीट दूर सॉकेट पिन को 120 वोल्ट की आपूर्ति करता हो और सॉकेट पिन को 115 वोल्ट की आपूर्ति मिले। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 120 वोल्ट यहाँ पर आपूर्ति प्रदान किया जा रहा है और 115 वोल्ट इसको मिल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा 5। 120 माइनस 115 और ये 5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। आंसर हो जाएगा आपका बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से नियम भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के तहत सामान्य सुरक्षा आवश्यकताओं से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखेंगे 29 से 46 नियम जो है, ठीक है, भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के तहत सामान्य सुरक्षा आवश्यकताओं से संबंधित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेस ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो यहाँ हो जाएगा टाइम पीरियड। यहाँ जो व्युत्क्रम होता है, जो आवृत्ति होती है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन किसकी, ठीक है। तो यहाँ हम टाइम पीरियड यह कहेंगे कि टी और यहाँ पर कहेंगे 1/f। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होती है फ्रिक्वेंसी की। जो टाइम पीरियड जो होता है या समय काल, इसको हम आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाकी ये सभी रॉन्ग दिए हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी आपका राइट। आगे लिखा है, एक डेल्टा कनेक्टेड संतुलित 3 फेज लोड पर 3 फेज 400 वोल्ट की आपूर्ति की जाती है। लाइन धारा 20 एम्पीयर है और लोड द्वारा ली गई शक्ति 10,000 वाट है। प्रत्येक शाखा में प्रतिबाधा क्या होगी। तो दोस्तों 3 फेज की सप्लाई है, तो Z बराबर हो जाएगा √3V/I। तो प्रतिबाधा Z जो होती है ये रेजिस्टेंस ही होता है एक तरीके से। तो इसको हम लोग बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने डिफाइन किया हुआ है, देख सकते हैं आप। Z बराबर हो जाएगा √3 इंटू वोल्टेज का वैल्यू हम ये रख देंगे 400 वोल्ट, अपान हम कर देंगे 20 एम्पियर की धारा यहाँ पर दी गई है, ठीक है। √3 का यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 1 पॉइंट हो जाएगा यहाँ 1.732 इंटू 20, मतलब 20 से इसको 400 को काट देंगे, 20 बचेगा, ठीक है। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका सी 34.64, ठीक है, ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्मेचर चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा का निर्धारण, ठीक है, निर्धारण निम्न की सहायता से किया जा सकता है। तो दोस्तों फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के द्वारा, ठीक है, दिशा का निर्धारण किया जा सकता है। और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के द्वारा अंगूठा जो है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, बल की दिशा को दर्शाता है। और 4 फिंगर या तर्जनी उंगली हमेशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, जबकि मध्यमा उंगली हमेशा करंट या धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। और दाएं हाथ का नियम बताता है कि इस नियम के आधार पर डीसी जेनरेटर स्टार्ट या प्रारंभ होता है, जबकि बाएं हाथ के नियम के अनुसार डीसी मोटर प्रचालित होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए डोपिंग के रूप में किस समूह के तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने ऊपर बताया था, गैलियम, इंडियम, ये सभी जो मिलाए जाते हैं ये त्रिसंयोजी या तीसरे समूह के तत्व हैं और इसकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 3rd समूह के तत्व होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं। अगला है, ट्रांसफार्मर में द्वितीयक बाइंडिंग ईएमएफ, ठीक है, एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स के कारण प्रेरित होती है। तो यहाँ पोजीशन होती है ट्रांसफार्मर की, जैसे यहाँ पर मैंने एक ट्रांसफार्मर बनाया तो ये हो गई पहली कुंडली और इधर हो गई ये दूसरी कुंडली, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इसमें सप्लाई प्रदान किया गया
इसमें सप्लाई प्रदान किया गया तो यहाँ से जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो इस कुंडली में स्वतः ही फ्लक्स उत्पन्न होगा। ये जो फ्लक्स उत्पन्न होगा ये दूसरी कुंडली को काट करके और फिर इसी में रोटेट होने लगेगा कंटिन्यू, तो इसको हम फ्लक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स के द्वारा मतलब फ्लक्स जो है ये प्रेरित होता है, या इसको हम कह सकते हैं एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स के कारण प्रेरित होता है। जो ईएमएफ है ये एक कुंडली से दूसरी कुंडली में अल्टरनेटिंग, ठीक है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स के कारण जो है वो प्रेरित होता है। जो फ्लक्स है एक कुंडली से जो ईएमएफ है एक कुंडली से दूसरी कुंडली में फ्लक्स के द्वारा ही पहुंचता है। ऑप्शन आपका सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, वह आघूर्ण जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध होता है इस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे उपयोगी कार्य करने के लिए हमेशा सॉफ्ट आघूर्ण या सॉफ्ट टार्क ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ब्रेकिंग आघूर्ण जो ब्रेकिंग टार्क होता है ये ब्रेक लगाने की स्थिति में इसको उपयोग में लाया जाता है। सॉफ्ट टार्क जो होता है, ठीक है, इसको हम उपयोगी टार्क ही कहते हैं। ये डीसी मोटर या फिर एसी मोटरों में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेफ्ट हैंड मोस्ट बिट इन एनी बाइनरी नंबर। किसी भी बाइनरी संख्या में लेफ्ट मतलब बाईं ओर का पहला डिजिट क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, बाईं ओर का पहला डिजिट जो है एमएसबी और दाईं ओर का जो पहला डिजिट है किसी भी बाइनरी संख्या में एलएसबी कहलाता है। एमएसबी का फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जबकि एलएसबी का फुल फॉर्म होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इनको यदि इस प्रकार से लिखा जाए 1 0 1 0 0, तो इसमें एमएसबी आपका सबसे नीचे रहेगा और एलएसबी सबसे ऊपर रहेगा। और इस बाइनरी संख्या को रॉन्ग हो गया, फिर से बता रहे हैं। इस संख्या को लिखा जाएगा 1 0 1 0 0। इसमें एमएसबी आपका नीचे रहेगा और एलएसबी ऊपर रहेगा, और इस बाइनरी संख्या को नीचे से ऊपर काउंट किया जाता है हमेशा। तो दोस्तों याद रखेंगे, बाईं ओर का पहला अंक जो है एमएसबी और दाईं ओर का पहला अंक हमेशा एलएसबी कहलाता है। ठीक है, ये बाइनरी सिस्टम में इस प्रकार से इसको मतलब किसी भी बाइनरी संख्या को अगर लिखा जाता है तो बाईं ओर का पहला अंक एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो कि यहाँ आंसर आपका सी सही है। बाईं ओर का पूछा गया है, लेफ्ट हैंड का मोस्ट बिट पूछा गया है, इसको एमएसबी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसी ट्रांसमिशन प्रणाली डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली की तुलना में कम कुशल होती है। इसको याद रखेंगे, कम कुशल इसलिए होती है क्योंकि इसमें प्रतिरोध के अलावा धारतीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसमें होती है फ्रिक्वेंसी और ये दोनों आवृत्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए इस प्रणाली में लीकेज या वोल्टेज ड्रॉप कुछ ज़्यादा रहता है डीसी प्रणाली की अपेक्षा, और डीसी प्रणाली में फ्रिक्वेंसी शून्य होती है, इसलिए यहाँ केवल एक ही पैरामीटर कार्य करता है जिसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्रुवीकरण सूचकांक पीआई निम्न सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट है। तो दोस्तों याद रखेंगे पीआई इक्वल टू हो जाएगा 10 मिनट रीडिंग अपॉन 1 मिनट रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रुथ टेबल में दिए गए लॉजिक गेट की पहचान करें। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना नैंड गेट का लॉजिक यहाँ पर दिया गया है, ये टेबल दी गई है और मैंने यहाँ नैंड गेट का चित्र भी बना करके आपको दिखा दिया है। तो नैंड गेट इसमें जो रहता है कि ये ट्रुथ टेबल किस प्रकार से ये नैंड गेट में चेंज हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंड गेट बनाएंगे। तो एंड गेट का लॉजिक फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। अगर ए और बी इनपुट है तो आउटपुट ए प्लस बी निकलेगा। और नैंड गेट में क्या होता है, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है, जो कि नॉट गेट को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, ये इनपुट ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ पर रहेगा 0 0 1 1 और ये मिक्स करके लिखा जाता है 0 1 0 1। इनको दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी। तो यहाँ 0 0 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 0 1 ऐड करेंगे 1, 0 1 ऐड करेंगे 1, 1 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे,
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो एंड गेट का लॉजिक फार्मूला होता है ये डॉट होता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आपका गुणा रहेगा। तो इनका हम जब गुणा करेंगे तो ये 0 0 का मल्टीप्लाई आपका शून्य रहेगा, 0 और 1 का मल्टीप्लाई शून्य रहेगा, और 1 और 0 का मल्टीप्लाई आपका शून्य रहेगा, ठीक है, और 1 1 का मल्टीप्लाई आपका 1 रहेगा। अगले स्टेप में जब इसका वार किया जाएगा तो ये हो जाएगा a डॉट b और इसका वार, तो ये 1 का 0 का 1 0 का 1 0 का 1 और 1 का 0 हो जाएगा। तो लास्ट लोकेशन यहाँ पर यह 1 1 1 0 और ए भी इनपुट दिया गया है। तो दोस्तों ये बीच वाली लाइन यहाँ पर ना दे करके लास्ट वाली और शुरू वाली या प्रारंभ वाली दोनों। तो नैंड गेट जो है यहाँ पर जो ट्रुथ टेबल है ये आपकी नैंड गेट की दी गई है, और नैंड गेट का सिंबल मैंने यहाँ पर दिखाया है। नैंड गेट के लिए जो फॉर्मूला होता है ये a इंटू बी और इसके ऊपर बार, ये पोजीशन होता है दोस्तों, याद रखेंगे नैंड गेट के लिए। और एंड गेट में होता है a डॉट b, और इसके बाद और गेट होता है, और गेट में होता है a प्लस बी। अगर यहाँ पर XOR गेट दिया गया है तो यहाँ पर एक सर्किल बना हुआ रहेगा, ठीक है। और नॉर गेट अगर यहाँ पर दिया गया है तो नॉर गेट का आउटपुट फार्मूला होता है a प्लस बी का बार। तो दोस्तों याद रखेंगे ये फार्मूले सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर के पास स्थित बांध का इस्तेमाल करके निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत शक्ति में बदल जाती है। दोस्तों याद रखेंगे इसका आंसर है तरंग ऊर्जा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों मैंने एकता टेक्निकल कोचिंग की ओर से मैं जितेंद्र सर ने एक ATC इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन के नाम से एक बुक लिखी है, और ये बुक आपके UPPCL और उत्पादन तथा सभी टेक्निकल के एग्ज़ाम के लिए TE2 लेवल या फिर JEE लेवल के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। और इसमें कूट करके बहुत अच्छे पॉइंट छांट करके रखे गए हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप इस बुक को ज़रूर ले लीजिए और एक बार इस बुक को भी देखिए कि इसका रिस्पांस आपको UPPCL में तो हम बता रहे हैं कि पक्के वादे के साथ आप 150 में से कम 130 नंबर एक ही बुक से लाएंगे, और ना ही आज तक ऐसी कोई बुक बनी है, ना ही कभी कोई बना पाएगा। ये भी हम एकदम पक्के वादे के साथ कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना, ये बुक लेना ना भूलें, और एक ही बुक लें और दुनिया की बुकों में बहुत ज़्यादा ही बुकों के चक्कर में ना पड़ें। एक बुक लें, इसको रट लें और बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लें। दोस्तों ये बुक मैंने ही लिखी है, मैं जितेंद्र सर, एकता टेक्निकल का मैनेजर। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।